हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा एजुकेशन हब पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा था, जो जितने भी प्रीवियस सीईटी एग्ज़ाम में कंडक्ट हुए थे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। लेकिन वो जैसे ग्रेजुएशन लेवल वाले थे, तो आज हम जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो 12th लेवल या 10+2 लेवल के हैं। देखिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो 5-10 सेकेंड है आपके पास, सोचिए और जवाब दीजिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। पानी में अस्थायी कठोरता, कठोरता दोनों होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता का कारण बताइए। लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3। तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। और चौथा है सोडियम सल्फेट Na2SO4। बताइए। तो देखो, पानी में जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम, इनके बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती है। बाइकार्बोनेट जो लवण होते हैं उनके कारण। तो यहाँ कैल्शियम तो दिया नहीं है, मैग्नीशियम तो है हमारे पास। देखो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं, ये इस बार LDC में भी पूछा गया क्वेश्चन है, अभी के जो रिसेंटली एग्जाम लगा था LDC का। और इन्हीं की वजह से शायद निकट और दूर दृष्टि दोष इनका नाम रखा गया है। देखिए, दूर दृष्टि दोष पहला ऑप्शन, दूसरा है निकट दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, और चौथा है दृष्टि वैषम्य। बताइए। अगर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है, जैसे मान लो ये है लेंस, आपका ये है लेंस और ये रेटिना, यहां जो कोई प्रतिबिंब अगर रेटिना के भी पीछे जा रहा है, मतलब रेटिना से दूर जा रहा है, तो वो जो दोष होता है वो होता है दूरदृष्टि दोष। इसी वजह से इसको दूरदृष्टि दोष कहा गया है। अगर रेटिना के पहले बन जाता है, मतलब इसके पास में बन जाता है, तो वो निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, और इसके उपचार के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं वो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है, इसके बाद जरा दृष्टि दोष, और फोर्थ इसमें दृष्टि वैषम्य। ये जो जरा दृष्टि दोष है, इसमें द्विफोक्सी लेंस यूज करते हैं, बाइफोकल द्विफोक्सी लेंस, जिसमें उत्तल अवतल दोनों होते हैं। और फोर्थ है दृष्टि वैषम्य। इस दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस यूज किया जाता है, बेलनाकार लेंस। तो हमने चारों ऑप्शन इनका उपचार देख लिया है कि किस लेंस से इनका उपचार किया जाता है। तो जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। और हर बार लगभग दृष्टि दोष या जितने भी आंख से संबंधित ये दोष है, उनमें एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र। ये जीके जीएस कहीं भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र बताइए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है जो शायद नया हो, सारे क्वेश्चन वही रिपीटेड है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं।
बताइए। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जिसमें जैव और अजैव घटक दोनों होते हैं। तो ये जो शब्द है ये एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया है, एजी टेंसले। और ये आर मिश्रा जो है ये रामदेव मिश्रा है, और इन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो भारत के संबंध में आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा को पूछ लिया जाता है, और पारिस्थितिकी तंत्र अगर शब्द आता है तो वो है एजी टेंसले। आइए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह, बताइए। स्पुतनिक प्रथम, रोहिणी प्रथम, आर्यभट्ट प्रथम और IRS प्रथम। आर्यभट्ट और रोहिणी तो इंडिया से संबंधित है, स्पुतनिक रूस से संबंधित है। बताइए पहला स्पुतनिक प्रथम इसका आंसर होगा, ठीक है। आर्यभट्ट 1975 वाला है। तो पूछा जाए अगर कि अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह, वो है स्पुतनिक प्रथम। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, कहीं भी कभी भी बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह पूछ ले या पूरी दुनिया का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह पूछ ले, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? प्रकाश वाले चैप्टर में से या तो आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन में से क्वेश्चन बनता है, दर्पण में से बनता है, लेंस में से बनता है। तो ये तो बहुत सालों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपतन और अपवर्तन दोनों कोण जो कोण बनते हैं उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन अच्छा है, कंफ्यूज करने वाला है। 90 डिग्री, और मैं आपको इतना हिंट दे दूं कि 90 डिग्री से अगर अधिक का कोण हो जाता है, ये 90 डिग्री वाला जो कोण है ये क्रांति कोण होता है, लास्ट लिमिट। बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR भी कहा जाता है शॉर्ट में। टोटल इनर रिफ्लेक्शन ये होता है अगर आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए। यहां पर अपवर्तन कोण कर देते हैं बहुत सारे, या आपतन अपवर्तन में कंफ्यूज होते हैं। तो अपवर्तन जो है वो बाद का होता है, जैसे ये इधर से आ रहा है तो ये वाला अपवर्तन कोण होता है, ये नहीं। अब आपतन कोण इधर वाला, ये आपतन कोण अगर 90 डिग्री यानी क्रांति कोण से भी अगर ज्यादा हो जाता है, मतलब ये जो है ये रेखा ये इससे भी ऊपर चली जाती है ऐसे, ठीक है। वहां पर जैसे इसके उदाहरण है मरकमरीचिका, जो हीरे का चमकना है, हीरे का चमकना। ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं उनमें ठीक है, यदि कोई कांच है और उसके अंदर से उस कांच के अंदर अगर कोई हल्की सी दरार है तो वो बहुत तेज चमकती है। कांच की दरारों का चमकना, ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। इनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इस सिद्धांत का यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? फल चमगादड़ एक अलग ये होता है भाई, ये फल कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए, ये थोड़ा नया क्वेश्चन पूछा गया था। डेंगू वायरस ये तो हमने सुना है, होता नहीं है। HIV, हेपेटाइटिस B, ये सब अलग अलग वायरस हैं। फल चमगादड़, निपाह वायरस, ये नया क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा अलग।
ठीक है। बाकी डेंगू वायरस जो है एडिस एजिप्टी वगैरह, और HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, हेपेटाइटिस A B C, इनमें से हेपेटाइटिस B जो होता है वो सर्वाधिक घातक वायरस होता है, और ये अगर प्रभावित करता है वो सबसे ज्यादा करता है हेपेटाइटिस किसको, यकृत को, लीवर को। ठीक है। आइए नेक्स्ट पे, किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? किस परिस्थिति में? देखिए, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह AB है, AB, उसे A रक्त समूह दिया जाए तो AB को A और B तो दिया ही जा सकता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह AB है, उसे B रक्त समूह दिया जाए तो B भी दिया जा सकता है। पहले A वाला दिया फिर B वाला। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है, उसे O रक्त समूह दिया जाए, थर्ड ऑप्शन ये है। और फोर्थ ऑप्शन है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह O है, उसे A रक्त समूह दिया जाए। बताइए। O सरुदाता, और AB सर्वग्राही। हर बार ब्लड में सिक्वेशन आता ही है। बताइए, सोचिए। ओ सरुद आता है, वो तो सभी को दिया जा सकता है, तो अगर ओ समूह दिया जा रहा है तो दिक्कत तो है नहीं। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तब होती है जब सेम मिल जाए। जैसे ए रक्त समूह है और उसमें ए में बी एंटीबॉडी होती है, उसे बी चढ़ा दिया जाए तो ये बी के बीच और इन दोनों बी के बीच जो प्रतिजन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है वो है, ये एक दूसरे को क्लॉट करके मार देती है और मृत्यु हो जाती है गलत रक्त समूह चढ़ाने से। आप आए दिन घटना सुनते होंगे। ऑप्शन है, एक रक्त समूह ओ है और उसे ए समूह दे दिया जाए। ठीक है। आइए नेक्स्ट पे, रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? भाई साबुन जो होता है वो सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं, सोडियम पोटेशियम के जो लवण होते हैं। ठीक है। और ये लवण होते हैं, मतलब जो धोने का साबुन होता है उसमें तो अक्सर सोडियम का यूज किया जाता है, और जो मृदु साबुन या कोमल साबुन बनाने के लिए जो नहाने के लिए यूज किया जाता है उसमें पोटेशियम का यूज किया जाता है। बताइए। सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम डाई डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, और एक है रोजिन और एक है बाइथाइनोल। ये जो बाइथाइनोल है ये बैक्टीरिया वगैरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए साबुन के अंदर इसको मिलाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बाइथाइनोल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष प्रमुख पारितंत्र संख्या का पिरामिड कैसा होगा? ठीक है, मतलब किस प्रकार का पिरामिड होगा? क्षैतिज होगा, झुका हुआ होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा? तो इसको बना के प्रयास कीजिए। वृक्ष, जैसे एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर अगर कोई भी अगर खाने वाला होगा तो ज्यादा ही होगा, और जैसे मान लो वृक्ष को कोई भी खा रहा है, कोई भी मान लो पक्षी है, कोई छोटा कोई वृक्ष है उस पर पक्षी वगैरह कुछ भी बैठे हैं मान लो, ठीक है, और पक्षियों को भी फिर बहुत ज्यादा मात्रा में अपघटा खा रहे हैं, मतलब संख्या क्या है, ऊपर बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जा रही है ऊपर, अगर संख्या कम होती है तो त्रिभुजाकार बन जाता है और इसे कहते हैं सीधा। लेकिन ये तो क्या है, बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती जा रही है तो उल्टा बनेगा। ठीक है। और ये जो वृक्ष होते हैं ये उत्पादक का कार्य करते हैं, बाकी सब क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और ये द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। तो संख्या अगर ऊपर बढ़ती जा रही है तो पिरामिड कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर संख्या ऊपर घटती जाती तो पिरामिड जो होता वो त्रिभुजाकार होता, यानी कि त्रिभुजाकार मतलब सीधा होता। ठीक है।
तो ये जो वृक्ष वाला जो पिरामिड है ये उल्टा होगा। ठीक है, और इसमें खास बात है, अगर ऊर्जा का पिरामिड किसी भी जीव जंतु के संबंध में अगर पूछ लिया जाए तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। अगर सीधा और उल्टा अगर दो ऑप्शन वाले होते हैं तो वो होते हैं जैवभार के और इनके रूप में। आइए नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन हमें ऊर्जा का तो स्पेशल ध्यान रखना है, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में तो घटती जाती है। वैसे भी लास्ट में जाके 10% वाला इसमें रूल लगता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और ये जितने भी पिरामिड है उनका इजाद इल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है बताइए। हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, सोडियम, फेरस और मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन इसमें लोहा पाया जाता है, तो लोहा किस फॉर्म में होता है, फेरस के फॉर्म में। ठीक है, और सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके सबके अलग अलग यूज है। जैसे हड्डी वगैरह में कैल्शियम का मुख्यतः यूज होता है। जो मैग्नीशियम है इसका मुख्यतः यूज, आप एक क्वेश्चन सुनते होंगे, पर्णहरित क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। और सोडियम पोटेशियम के भी बहुत मुख्य यूज होते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र भी यूज होते हैं, संकेतों को आदान प्रदान करने के लिए तंत्रिका संबंधित यूज होते हैं इसके। और दूसरी बात, हमारे बॉडी में जितने भी ये जो लवण है उनका संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्यतः सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो फेरस, नेक्स्ट चलते हैं। तभी तो हीमोग्लोबिन या रक्त की कमी से एनीमिया हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है बताइए। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं उसको ऑलमोस्ट कितने दिनों तक उसको कलेक्ट रखा जा सकता है उस जगह पर। हालांकि कलेक्ट रखने के लिए अलग अलग उसमें चीज़ें मिलाई जाती हैं, जो उसको एंटी फ्रीजिंग जो चीज़ें होती हैं जमने नहीं देती, एंटी फ्रीजिंग। जैसे EDTA हो गया, इथाइलिन डाइएमिन टेट्राक्लोराइड एसिड। देखिए बताइए, ये होता है 4 से 5 सप्ताह, मतलब 35 से 45 दिन। ये CET में पूछा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। EDTA का ध्यान रखना, ये एंटी फ्रीजिंग है, मिलाया जाता है ताकि रक्त जमे नहीं, एंटी पेरिन का कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का विस्तार किसकी कमी के कारण होता है बताइए। थायराइड ग्रंथि का अगर विस्तार हो गया तो गले में बहुत अधिक सूजन आ जाती है। ये जो गले में सूजन आ जाती है उसे गोइटर कहा जाता है, घेंगा रोग। नमक की थैलियों पे आपने स्पेशली पढ़ा होगा, कोई सा भी नमक हो, आयोडीन युक्त नमक। ये जो आयोडीन है ना, ये थायराइड ग्रंथि के जितने भी हार्मोन होते हैं, जैसे थायरोक्सिन हो गया, T3 T4 वगैरह, तो इनके संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी है। ठीक है, और अगर ये जो रोग होता है इससे ये होता है गोइटर रोग होता है, गोइटर या घेंगा रोग जिसे कहते हैं। गले में बहुत अधिक सूजन आ जाती है, वो थायराइड, क्योंकि थायराइड पाई भी यहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का तो पता ही है। विटामिन ए कौन सा रोग होता है, आंखों से संबंधित है, जीरोप्थेल्मिया वगैरह, बायोटिन B7। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है। ये कोशिका विभाजन से संबंधित स्टेज होती हैं, G-नोड होती है, G1 होती है, S फेज होती है और G2 फेज होती है। इनके बीच में ये इनकी उपावस्थाएं होती है, जैसे मेटाफेज है, टीलोफेज है। तो बताइए कि गुणसूत्रों का अध्ययन, अच्छा क्वेश्चन बनता है, गुणसूत्रों का अध्ययन किस अवस्था में जाके वो सही से दिखने लग जाते हैं ताकि उनका अध्ययन किया जा सके। बताइए, मेटाफेज। ये जो मेटाफेज अवस्था होती है इसमें गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किया जा सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट चलिए। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? बताइए, कोई भी खाद्य श्रृंखला हो चाहे इस दुनिया की कोई भी, सबसे अधिक जीव कौन हो सकता है? मतलब किन की सर्वाधिक संख्या हो सकती है जो खाद्य श्रृंखला में अपना मोस्ट रोल अदा भी करते हैं, यानी कि उनके बिना कचरों ये जो जैविक कचरा होता है इसका निपटान असंभव है, इतना कचरा हो जाता है। जैसे कि पेड़ से जितनी भी पत्तियां गिरती हैं उनका भी निपटान यही करते हैं। बताइए, अपघटक, इनको मर्तोपजीवी भी कह सकते हैं वैसे, ठीक है, और ये अपघटक ही होते हैं, ये इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि इनका यूज ही मतलब इनकी भूमिका ही सबसे सर्वाधिक रोल अदा करती है अगर जैविक कचरे का निपटान देखा जाए तो। आपने देखा होगा अगर पेड़ से कोई पत्ती गिर गई तो कुछ दिनों बाद उसमें एक कोई पत्ती है उसमें छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे आपको, ये वो अपघटक ही। और फिर और कुछ दिन बाद अगर और देखें तो धीरे धीरे आधी कट जाती है और एक दिन गायब मिलती है। इस तरीके से निपटान करने वाले होते हैं अपघटक। वरना सोचो इतनी संख्या में पेड़ पौधे सबकी पत्तियां अगर इकट्ठी होने लग जाए उनका निपटान नहीं हो तो शायद कचरे से ढक जाए, ठीक है। तो ये अपघटक इतना मुख्य रोल अदा करता है। नेक्स्ट चलते हैं, खाद्य श्रृंखला मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है ये अब जीके और जीएस दोनों में मुख्य रोल निभाता है ना। इकोलॉजी, पर्यावरण से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे इसमें पिरामिड वाला आ जाए, चाहे इसमें गैसीय चक्कर आ जाए, ऑक्सीजन वाला, ठीक है, कार्बन वगैरह, नाइट्रोजन चक्र कोई सा भी। और पिरामिड का तो हमने देखा ही है, ठीक है, इकोलॉजी इनके जनक वगैरह पूछे थे। आइए नेक्स्ट, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। बताइए, जो आणविक कैंची का भी कार्य करते हैं। किसका? आणविक कैंची, जो एक विशिष्ट स्थल से डीएनए अणुओं को काटता है। इसको क्यों काटा जाता है? ताकि कोई नया जीन या मतलब नया आर डीएनए बनाया जा सके, रिकॉम्बिनेट डीएनए, पुनर्योजित डीएनए। ये आनुवंशिकी इंजीनियरिंग से संबंधित टॉपिक है भाई, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा यूज इसी के हो रहे हैं, ठीक है। बताइए, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज आता है जोड़ने के काम, डीएनए लाइगेज होता है। लाइगेज किसके लिए यूज होता है? जो डीएनए के जो काटने के बाद जो अणु होते हैं ना उनको जोड़ने के लिए। सारी फॉस्फेटेज, डीएनए पॉलीमरेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो वैसे सुना तो है ही, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, एंजाइम की तरह ही है, और इनको आणविक कैंची कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर इनको कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? बताइए, ग्रेफाइट में कार्बन के 3 मुख्य अपरूप सुनते होंगे। हीरा चतुष्फलकीय होता है, कितना होता है? चतुष्फलकीय। और ग्रेफाइट, ये जो ग्रेफाइट होता है ये बताइए इनमें से कितनी परतों के रूप में होता है? एक और होता है C60 फुलरीन। 3 मुख्यतः अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप। कैसे अपरूप है ये? क्रिस्टलीय, मतलब ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं। और अक्रिस्टलीय में तो कोयला वगैरह, चारकोल, डामर वगैरह आ जाती है। बताइए, और एक मुख्य बात, ग्रेफाइट जो होता है इनमें से कार्बन एक धातु, वैसे तो सुचालक तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। एक अपवाद के रूप में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। षटकोणीय शलभ, इसमें 6 परतें होती है, जबकि हीरा जो होता है वो कैसा होता है? चतुष्फलकीय, ठीक है। आइए नेक्स्ट, एलिफेंटियासिस रोग में से मुख्यतः बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एलिफेंटियासिस, हाथी पांव। हाथी पांव
रोग ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में भी आया था, 10+2 सीनियर सेकेंडरी वाले एग्जाम में भी आया। मतलब रोग, ये क्वेश्चन तो सेम है, मतलब वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है सारे, बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रोग में से मुख्यतः क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है। बताइए, एलिफेंटियासिस रोग होता है, अगर रोग वाहक पूछ ले तो क्यूलेक्स मच्छर है। लेकिन रोग जनक पूछा है वो होता है वुचेरियाई, ब्रैंकोफ्रंटाई, सही से पढ़िएगा ऑप्शन, वुचेरियाई ब्रैंकोफ्रंटाई, एलिफेंटियासिस हाथी पांव रोग। ठीक है, एक जो हमारा मतलब पांव होता है वो फूल कर हाथी की तरह हो जाता है, बहुत मोटा। आइए नेक्स्ट, हीविया ब्रेसिलियंसिस का सामान्य नाम क्या है? यह वैज्ञानिक नाम है खुद तो। किसका वैज्ञानिक नाम? रबर का है, लौंग का है, सागवान का है और जीरा का है। बताइए, जीके जीएस दोनों का कॉमन क्वेश्चन है। रबर का, और ये जो रबर होता है ये इसके लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। किससे? लेटेक्स फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स मतलब दूध की तरह का एक पदार्थ। ठीक है, बचपन में बहुत सारे क्या, हम सभी तो एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि दूध से रबर घर पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो है नहीं, ये एक अलग पेड़ होता है, उसमें लेटेक्स एक पदार्थ निकलता है दूध की फॉर्म में, उससे बनाया जाता है रबर। ठीक है, बाकी आपको पता है फिर आगे रबर को वल्कनीकृत करने के लिए, स्थायी बनाने के लिए इसमें सल्फर वगैरह का मिश्रण किया जाता है। मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वात से स्थानांतरित होता है? बताइए, इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस तो देखिए, इंसेफेलाइटिस जो रोग है इसमें वाहक वही क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलन दर्शाता है? विबग्योर, अगर इधर चलेंगे रेड की तरफ विचलन कम हो जाएगा, तभी तो खतरों के निशान पर, विचलन मतलब फैलना, स्कैटरिंग कम करेगा वो। ठीक है, उसका फैलाव कम होगा, तभी तो जो खतरे के निशान होते हैं उसमें किस कलर का यूज़ किया जाता है? लाल कलर का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूर से देखने पर भी फैलाव उसका होता नहीं है, मतलब आसानी से दिख जाता है। जैसे कोई ऊंची इमारतें होती है, टावर वगैरह, कोई बड़ी बिल्डिंग होती है बहुत ऊंची, उनके ऊपर एक रेड सिग्नल दिया जाता है ताकि अगर कोई हवा में कोई भी चीज़ हो, जैसे वायुयान हो या कोई हेलीकॉप्टर हो, वायुयान तो खैर बहुत ऊपर उड़ता है, बाकी हेलीकॉप्टर जैसी कोई चीज़ हो तो उनको आसानी से सिग्नल मिल जाए। ठीक है, आइए तो देखिए कि विचलन इधर कम होता जाता है, तो रेड तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो रेड से पहले कौन सा है? ऑरेंज, नारंगी है क्या ऑप्शन में? है ऑप्शन में तो नारंगी। और शुरुआत में तो आपको पता है विचलन तो बहुत दर्शाता है। नेक्स्ट चलिए, रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए, रक्ताल्पता खून की कमी, रोकथाम के लिए विटामिन बताइए, किस विटामिन का होना तो जरूरी है ताकि खून की कमी नहीं हो? थायमिन और राइबोफ्लेविन और नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, विटामिन ए एंड थायमिन। तो आपने बहुत बार सुना होगा विटामिन B12, ठीक है, और एक सुना होगा फॉलिक एसिड कम सुना होगा, तो आज सुन लीजिए, दोनों तो मुख्यतः जरूरी हैं। विटामिन B12 अगर कमी हो गई, ये B9 आता है, और विटामिन B12 की कमी हो गई तो उसे पर्नीशियस एनीमिया भी कहा जाता है।
परनीशियस एनीमिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये जो बायोटीन वगैरह होते हैं B7 होता है। एक व्यक्ति रंग भेद दोष यानी कलर ब्लाइंडनेस से वो ग्रसित है, तो उसके साथ कौन सी घटना घटित होती है? क्या वो सभी वस्तुओं को नहीं देख पाता या कुछ वस्तुओं को नहीं देख पाता? बताइए। देखो, व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता? मतलब क्या सभी रंगीन वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता? व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता? व्यक्ति केवल श्वेत या श्याम रंग की वस्तुओं को देख पाता है? व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को देख पाता है किंतु श्वेत व या श्याम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता? बताइए। तो जितने भी ये लगभग मैं आपको मुख्यतः तो मैं बता दूं कि रेलवे में एग्जाम होता है लोको पायलट का। आपको पता है ट्रेन जो होती है 2 सिग्नल पर चलती है, रेड और ग्रीन पर। ग्रीन का मतलब हम समझते हैं कि चल नहीं चाहिए ट्रेन, और रेड सिग्नल मतलब वहां ट्रेन रुकेगी, ग्रीन मतलब चलेगी। बताइए। देखो, जो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति है वो मुख्यतः 2 रंगों में विभेद नहीं कर पाता, रेड और ग्रीन, यानी कि वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। मतलब उसको ये दोनों जो कलर अगर दिखा दिया जाए तो वो ये नहीं बता सकता कि कौन सा इनमें से रेड है कौन सा ग्रीन है, ठीक है। तो मतलब सभी रंगों से नहीं है वो ग्रसित, दोनों रंगों से। अब दोनों रंग तो स्पेशल इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। कुछ रंगों मतलब दोनों रंगों, ये ऑप्शन है। क्योंकि देखो और तो हो नहीं सकता, व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। क्यों भाई? सभी रंगीन वस्तुओं को थोड़ी नहीं देख पाता, देख सकता है 2 के अलावा। व्यक्ति तीसरा ऑप्शन में देखिए, व्यक्ति केवल श्वेत या श्याम रंग की वस्तुओं को देख पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को देख पाता है लेकिन श्वेत या श्याम को नहीं देख पाता? ऐसा भी नहीं है। कुछ रंग मतलब आपको स्पेशल रंग तो ध्यान रखना ही है, रेड और ग्रीन। इसीलिए जब लोको पायलट का एग्जाम कंडक्ट होता है उसके जो फिजिकल में या मेडिकल में मुख्यतः इस रोग का तो चेकअप जरूर किया जाता है। क्योंकि अगर वो जो ड्राइवर है पायलट है, अगर वो इन दोनों रोगों से मतलब कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होगा तो वो रेड को और ग्रीन को विभेद नहीं कर सकता और इसमें एक्सीडेंट होने की वजह से चांस बढ़ जाएंगे। तो मुख्यतः इस लोको पायलट वाला जो एग्जाम होता है रेलवे का, उसमें मुख्यतः इस बात का तो ध्यान रखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव होते हैं। देखो मैंने कहा था इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं पिछले कुछ सालों से। इस चैप्टर को हम शुरू से पढ़ते हैं, पर्यावरण से संबंधित चैप्टर है पूरा, ठीक है। जैविक, अजैविक, पादप, जंतु, पेड़, कवक, मनुष्य, पहाड़, ये सब चीजें में अपन समझते हैं, पढ़ते हैं। बताइए, पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य तो 2 अवयव बताइए कि इनसे तो मिलकर बना ही होता है। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा ही यही होती है कि वो कोई 2 अवयवों से बना होता है। तो उन 2 अवयवों का नाम बताइए। दो घटक होते हैं, जैविक जिसमें जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो जैविक घटक में आ गए। पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी है, ठीक है। और अजैविक घटक, अजैविक जिनमें जीवन नहीं है। अजैविक घटक कौन से हो गए? मृदा हो गई, पानी हो गए, हवा। इन दोनों में तो सभी आ गए। आप देखो जैविक घटकों में अगर पेड़ पौधे जीव जंतु सब हम आ गए, अजैविक में हमारे आसपास के पर्यावरण के सारे घटक आ गए, तो एक इकोसिस्टम बन गया। तो मुख्यतः क्या चाहिए? जैविक और अजैविक घटक। आइए नेक्स्ट, डीपीटी टीका, डीपीटी डिप्थीरिया, फुल फॉर्म तो जान लीजिए, पार्टुसिस और टिटनेस।
पार्टोसिस, ये जो काली खांसी होती है, कुक्कुर खांसी होती है, उसको कहा जाता है। ठीक है, ये बचपन में ही दे दिया जाता है बच्चों को ताकि इन तीनों रोग से तो सुरक्षा हो। डिप्थीरिया एक गले का रोग, गले का। ठीक है, पार्टोसिस काली खांसी और टेटनस, तो जंग लगे लोहे की अगर चोट लग जाती है तो इसका इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर ये वाले बैक्टीरिया हैं, टेटनस वाले बैक्टीरिया हैं, तो ये रोग बहुत तकलीफ देने वाला रोग होता है। इसमें हमारे जबड़े वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल जकड़ जाती है, पूरी बॉडी जकड़ जाती है। ठीक है, देखिए, तो इसमें काली खांसी ऑप्शन में है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, पोलियो हमारे पास है नहीं, डीपीटी में पोलियो का काम ही नहीं है, तो किसके लिए नहीं होता है? पोलियो रोग के लिए नहीं होता है। ठीक है, पोलियो के लिए पोलियो वायरस अलग से, पोलियो टीका अलग से दिया जाता है। ये मौखिक मतलब ओरली रूप में भी दिया जाता है और टीके की फॉर्म में भी दिया जाता है। ठीक है, और पोलियो का टीका अगर इसकी खोज पूछी जाती है तो साल और साबिन एक मुख्य, तो इस वैज्ञानिक का नाम आता है। दो वैज्ञानिक है वैसे तो ये अलग अलग है। ठीक है, आगे चलिए। तो ये 26 क्वेश्चन है, ये मुख्य रूप से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। तो बने रहिए इसी तरह और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं कम्प्लीटली और इसी तरह प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद।